कैसे काम करेगा व्हाट नेक्स्ट फॉर फार्मा? किसको हेल्प करोगे, लीडर्स को हेल्प करोगे, एंड यूजर्स को हेल्प करोगे? कहाँ पे आपकी पोजीशनिंग फिट बैठती है? The best positioning is with biopharmaceutical leaders. इस वक्त with everything, whether it's drug pricing, whether it is tariffs, trade wars, geopolitical shifts, इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फॉर फास्ट डिसीजंस, नेटवर्क डिसीजंस. So what's next for pharma is basically asking all scientists, researchers, innovators, doctors come together on the same platform, give their expertise. कोई फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको कोई चीज चेंज करनी हो आज की तारीख में, क्या चेंज करेंगे आप? I would make and then also improving the partnerships between early stage के जो innovators होते हैं and pharma. The difference between say startup, तो वहाँ जो होता है environment पूरा chaotic होता है. एक आदमी को या औरत को 10 jobs की जिम्मेदारी होती है. And then pharma में क्या होता है? एक काम के लिए 10 आदमी होते हैं. तो it's the opposite. That was the biggest learning that I had going from a startup to pharma. समीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर. Thank you. यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर जब भी आती है तो मेरे को काफ़ी खुशी होती है, बिकॉज 100 पॉडकास्ट करते हैं उसमें से 3 या 4 ही वुमेन एंटरप्रेन्योर निकल के आती है. और मैं तो बार बार सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ कि एक बार निकल के आओ और अपना जो बात है वो रखने की कोशिश करो. इंडिपेंडेंट बनना ही एकमात्र धर्म है कि पहले इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि डिपेंडेंट बनने में क्या होता है कि कोई भी काम करने की फ्रीडम थोड़ी सी छीन ली जाती है. मैं कहता हूँ आप भी फ्री हो और हम भी फ्री हैं, सब फ्री हैं, और आपस में इंडिपेंडेंटली काम करो तो शायद ये अर्थव्यवस्था सॉलिड चलती रहेगी. दूसरी बात यहाँ करता हूँ समीक्षा जी कि इंडियन फाउंडर्स 10 मिनट डिलीवरी ऐप बनाने में जहाँ खुश है, वहाँ आप व्हाट्स नेक्स्ट फॉर फार्मा, जब फार्मा खत्म हो जाता है उसके बाद क्या? अभी तो हम 10 मिनट डिलीवरी पे है और आप वहाँ सोच रहे हैं. तो इतना बड़ा शिफ्ट कैसे, मतलब इतना फ्यूचर प्लान और इतना आपने कैसे सोचने की हिम्मत रखी? इस पॉडकास्ट की शुरुआत यहीं से करते हैं. पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Yeah. एंड जो बात आपने कही अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एब्सोल्युटली राइट. हमें वो बात होनी चाहिए एंड वी नीड टू थिंक दैट एंड वी नीड टू सी आवरसेल्व्स in positions of leadership but in also in positions of entrepreneurship. Absolutely. पहले तो हमने ऐसे positions में हमको देखा नहीं जाता था और हमने भी अपने आप को इन positions में देखा नहीं. ये करेक्ट बात है. हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस के एग्जाम्पल हो या नहीं, हमें इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना विजन होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी देयर रिगार्डलेस ऑफ माई बैकग्राउंड और रिगार्डलेस ऑफ किसी और ने ऐसा किया होगा, नहीं किया होगा, नहीं कर सकते. वो सब को अपने माइंडसेट से हटा के जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. तो पहले तो वो बात. एंड सेकंड जो आपने कही कि इन दिस डे एंड एज ऑफ 10 मिनट में ये चाहिए, 10 मिनट क्या 10 सेकंड में ये चाहिए. आई एम माई सेल्फ लाइक दैट कि मैंने एक बटन दबाया कि क्यों नहीं आया. बट ऐसे में दो चीज़ें होती हैं. वन इज़ रिएक्टिव लीडरशिप एंड द सेकंड इज़ थॉट लीडरशिप. दोनों ही इम्पोर्टेंट है. रिएक्टिव लीडरशिप इज़ मीन्स व्हाट दैट यू हैव टू टेक steps within the next 24 hours, within the next 72 hours. Thought leadership is when you give yourself time, zoom out of the situation and see that ये 5 या 10 साल में important रहेगा. Will this be important to the company or not? And if not, वो हमारे decision making से हटा दो. And if it's going to be important, think of a long-term solution. So sabhi questions mein, whether it's pharma, whether it's biotech, you have to have a balance of reactive leadership and thought leadership, short-term and long-term. So that's where the idea of what's next for pharma came from, to encourage leaders to think in both short-term and long-term, not to make yourself get lost in the prospect of reacting to every situation just to look like a strong leader, but to also be okay with looking like a
soft, confident leader who thinks long term as well. बट कैसे काम करेगा व्हाट नेक्स्ट फॉर फार्मा, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हो आप इसमें, मतलब किसको हेल्प करोगे, लीडर्स को हेल्प करोगे, एंड यूजर्स को हेल्प करोगे, Exactly. कहाँ पे आपकी पोजीशनिंग फिट बैठती है यहाँ पे? इनकी the best positioning is with biopharmaceutical leaders. क्योंकि इस वक्त with everything, whether it's drug pricing, whether it is tariffs, trade wars, geopolitical shifts, सभी जो हो रहा है दुनिया में, it's affecting every industry. But the pharmaceutical industry is already so regulated, and there's already so much time that it takes to go from idea to the market. So इस industry को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है for fast decisions, network decisions, and connected decisions. So what's next for pharma is basically asking all scientists, researchers, innovators, doctors, and even regulators जो drug को approve करते हैं to come together on the same platform, give their expertise, and what we plan to do is use AI to connect all of their expertise. So जब भी कोई important question होगा या problem होगी या challenge होगा, so we use that connected insight as a quick solution क्योंकि वो unbiased होता है. AI uses all of their expertise to connect it without asking anybody कि आपको ये अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता है. It's just data. And science works on data. So what's next for pharma is basically two things: expertise from the people, and उस expertise को connect करके how do we bring it to an audience for fast outcomes. बट समीक्षा जी, आपको लोग इसमें सपोर्ट करेंगे क्यों, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ गया कि जो पैसा कमाना चाह रहा है वो तो पैसा कमाएगा, जो R&D करना चाह रहा है वो R&D करेगा, जो अच्छा काम करना चाह रहा है वो अच्छा काम करेगा, बट आप एक मीडिएशन लेके आ रहे हैं कि AI आप दोनों की बातें समझ के एक आउटपुट देना चाहेगा, एक आउटपुट देगा, बट ये सब लोगों को सिंकअप करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. तो मतलब आपने क्यों सोचा और आपकी बात क्यों मानी जाएगी यहाँ पे? क्योंकि इस वक्त when there are 4 or 5 different things coming together, अगर जैसे हम बात कर रहे थे, अगर if we use the same solutions like we were using before, it's not going to work. So the first question when I went to people, it's a little bit of a contrarian idea out of the box. So people said, why would competitors collaborate? It's even within the same organization, scientists and regulators will not talk as much as we want them to together. But I think that this timing is everything. This time calls for a different solution. This time calls for people to be more connected with the long-term output that if you are connected, we are leveling the playing field across the board without loss of revenue. So वो चीज़ लोगों को समझ पड़नी चाहिए कि without loss of revenue, if you're seeing a solution that is leveling the playing field of research, clinicians, regulators, then why not? लेकिन ये बात उनके सामने लानी चाहिए, वो उनको समझ पड़नी चाहिए, and most importantly, people have to have a balance of revenue, पैसा कमाना, and what is the end goal. हम ये सब 20 years, if people are willing to spend in a lab, you cannot say that it's just for the money. अगर कोई, मैंने देखा है like first hand, my own advisors and mentors 20 years एक company में एक ही drug के ऊपर क्यों काम करते हैं? Patience. At the end of the day, if you stayed for 20 years, it wasn't just to make that paycheck. It was to make progress for patients. So by centering this around why we are doing it and for who we are doing it, I think I'm optimistic, but I can. कब शुरुआत करी आपने इसकी What's Next for Pharma? Very recently, अभी 6 महीने हुए. But of course the idea का seed तो बहुत ही पहले हो चुका था. तो कब आया ये आइडिया का सीड, कब आया और आपने क्या देखा ऐसा जिसकी वजह से आपको लगा कि I want to come into this picture? Exactly. So it was the first time was during COVID. So, and you can see when there's a lot of change in the world globally, like COVID was a huge example. Today, I would say, is also a huge example with all of the wars going on. So when there's so much chaos going on globally,
it's very natural that each and every one of us does get affected by those shifts in energy. Right. So everybody starts questioning things, whether they recognize it or not. They start questioning, is this the right path? What should I be doing? What more can I be doing? COVID was the first time that I questioned, Mm. okay, what more can I do? What different can I do? And that was the first time an idea came up of the Scientists Connectivity Project. And that time I didn't have any business knowledge, no management skills. I was a scientist in the lab. So I thought of the idea, but I didn't know how to push it forward. तो उस वक्त वो project वहीं का वहीं रह गया during 2020, 2021. And in the 5 years since then, I specifically went and got experience in management, managing people, because I couldn't do it alone. So recently, in the last year, I started feeling more confident that, okay, I have management, I have science. Now I can bring that same idea at a bigger scale, not just for scientists, but for all of pharma. साइंटिस्ट इन लैब Yes. कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं पूरे दिन? कैसे दिखते हैं? सबको लगता है कि साइंटिस्ट वो मोटे चश्मे पहन के नोटबुक में अपना जस्ट पूरा समय लैब के अंदर इन द डार्क रूम्स, ऐसा नहीं होता है. सवाल सही है, इसका मतलब कब यही सोचते हैं. सब यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है. मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ और माय इनिशियल ट्रेनिंग हैज़ बीन इन न्यूरोसाइंस. एंड एक बात क्या होती है साइंटिस्ट की कि वी ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई, curiosity. We always question how we can do things differently, how we can design things differently. So uska passion was, I think, what got me started with What's Next for Pharma, because I was asking questions like, how can we improve? How can we make this better? किसी भी चीज़ को, sometimes people around you feel कि यही ठीक है, हमने इसी तरह से किया है, but how do you think outside the box is where those questions came from. एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर बात करते हैं. जैसे आपने 5 साल पढ़ाई वढ़ाई करी साइंटिस्ट के रूप में, जी. फिर आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनी, तो आपके साथ भी बहुत सारी गर्ल्स होगी, तो आप अकेले निकल के आए उसमें से, या बहुत सारी गर्ल्स निकल के आई कि जो हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो ये शिफ्ट कैसे आया? मतलब वाई वाला जो आपका साइंटिस्ट होना है, वैसे मेरा वाई वाला है कि एक एंटरप्रेन्योर कब बनता है? बिकॉज एक जर्नी जब वो जी रहा होता है तब बिल्कुल डिफरेंट फेज होता है. जब वो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में आता है तो एक नया बर्थ होता है उसका, और फिर उसको लगता है कि यार अच्छा, मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था, इट वाज वाई माय एक्चुअल बर्थ. No, absolutely. और I think इसके कई layers हैं. तो एक तो I think there are many women who are looking at entrepreneurship as a route. There are many women who are looking at leadership. क्योंकि हमारा क्या है जो progress है, it's only been in the last 50, 60 years where we've even had these options. So there are definitely women who are looking more into leadership and entrepreneurship. But like you said, it's very difficult because you have to almost have a rebirth, risk not losing, but risk giving up a very safe and secure path. जैसे मेरा ही example है कि I had a safe, secure job until January. There was nothing that I didn't have. I had the apartment, I had the job, I liked the work, but एक वक्त होता है where you ask what's next, not just for pharma, what's next for me? How can I grow as a person? And there's no other journey, at least I think, than a founder's journey, which makes you work on yourself. Correct. Because the way you are reflects how your company is, or how you are with people, how you are with your work. Everything is on display. Right. So there's no tougher journey, and you have to hold yourself accountable. So that is the like आपने जो कहा in the beginning, journey of independence. I always have been chasing this independence ever since I was 12, 13 years old. I want to be independent, whatever that means. So at 15, independence meant going to a different country. Correct. At 34, independence means starting my own company to see how I can navigate. And I love solving problems.
So I think two things you need. One is to think what's next for me, what's more for me. Because when you're creative, you always think of, okay, ये जो मेरा job है, मेरा role है, ठीक है, but there's so much more that everybody wants to do, Right. but can't always do. So then you create your own thing. Otherwise, you create hassles in the place of work. So you then just go forward, do your thing, and solve a relevant problem. That's important. तो आपने अलग अलग टीम्स के साथ काम किया, अलग अलग पार्टनर के साथ काम किया, लीडरशिप रोल में भी देखा आपने, Yeah. क्या डिफरेंस, क्या सीखा आपने और क्या डिफरेंस है मतलब टीम के साथ काम करना, लीडरशिप रोल के साथ में काम करना, और आपकी जो अभी Yeah. जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसकी अप्रोच कैसे आगे बढ़ेगी? It's really interesting. So मैंने आई थिंक ओवर द इयर्स बहुत सारे टीम्स के साथ काम किया है, अकेले भी काम किया है. द डिफरेंस बिटवीन से स्टार्टअप में जब मैंने काम किया तो वहाँ जो होता है एनवायरनमेंट पूरा chaotic होता है. पर मस्त होता एक मस्त होता है लेकिन एक आदमी को या औरत को 10 जॉब्स की जिम्मेदारी होती है. यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स. एंड देन फार्मा में क्या होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एक काम के लिए 10 आदमी होते हैं. तो इट्स द ऑपोजिट. एंड आई थिंक दैट वाज द biggest learning that I had going from a startup to pharma, that you can't do everybody's job. In a startup, it's seen as leadership quality. You know, you're doing 10 different things. You're leading 50 different people. In pharma, you have to follow a regimented process. सब कुछ established होता है पहले से. आपको देखना है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ अलाइन करके ही आगे बढ़ना है. तो स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं होता था. स्टेक होल्डर्स थे लेकिन उनको लगता था कि प्लीज़ आप अपने आप ही डिसीजन लो और कर लो. तो आई थिंक अ बैलेंस ऑफ दोज टू इज़ व्हाट आई लर्नड अबाउट लीडरशिप, कि कहाँ कितनी बात करनी है, कहाँ कैसे बात करनी है, और just when to push forward and when to pull back. Or I think that was the toughest learning of leadership that I learned from startups and pharma. That helped me. समीक्षा जी पता है, मैंने भी एक चीज़ देखी, जितने भी लीडर्स होते हैं ना सब बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जो आप में क्वालिटी ऑलरेडी इनबिल्ड हो गई है. Thank you. तो लीडरशिप की जर्नी तो आपकी शुरू हो गई, बट ऐसा कोई आइडिया या प्रोजेक्ट जो कभी फेल हो गया हो या नहीं चला हो, जिसको आपको लगा हो कि अजय फेल तो हो गया बट मेरे को इससे लर्निंग मिली हो और आपने कहीं इम्प्लीमेंट करी हो? Oh, definitely. Failures तो बहुत सारे हुए हैं. I was just talking the other day कि I don't call it failures. I call it either success or lessons. क्योंकि and I've had a journey of lessons, I feel. Some successes scattered here and there, but mostly lessons. Or I think the major lesson was कि I think 2 or 3 years ago, I was on this project and new to the company, just 2 weeks in, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये project है, बहुत कम काम है उसमें, you don't need to do anything, don't worry. Ends up कि project 150-200 crore का project हुआ था और मुझे मालूम भी नहीं था उस वक्त. And I had just made the shift from startup to pharma. I worked like I was in a startup. मैंने speed, agility, everything, और मुझे लगा कि why isn't everybody applauding, you know, कि see how she's 6 महीने में I closed the project, कि ये viable नहीं है, commercially viable नहीं है, and I expected everybody to say this is a great success, and everybody along that journey was upset. And then I asked and they said, because you didn't take anybody's opinion before doing this, you just went अपने ही agenda से आगे आगे you went और बंद कर दिया project. Leadership को का approval चाहिए, not just approval, alignment चाहिए, 3-4 बार alignment, and you went ahead and closed इतना बड़ा 150, at least for me at that time, first time project manager, 150-200 crores का project. So I learned that you cannot just have your own agenda and run with it and think that everybody else is okay with it. Correct. You have to get some level of one of my mentors told me this, you have to have allies.
And independence is great to do good work, but then to go far, you need to have allies who not just support you, but whose opinion is important. So that's one learning for my. मतलब आपने इस फेलियर से भी इतनी बड़ी लर्निंग ले ली आपने. I had good mentors and advisors who told me that they sat me down and they said, don't think this is a success. Don't expect people to applaud, because I was very confused. Why am I not getting recognition and award and this and that? So this is the opposite. So yeah. अच्छा, फार्मा के फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको क्या एक्साइट करता है अभी राइट ना, जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि सबसे एक्साइटिंग ये है फार्मा के अंदर? There's so many things in pharma, because pharma का ये होता है कि there's such a long cycle: research, development, clinical, regulation, so much happening across the board. I think what I'm most excited about is, for the first time in 30, maybe 40 years, the regulation of and approval of drugs, whether it's new categories or whether it's historical categories, is becoming not just quick, but more relaxed. I wouldn't say easy, but regulation is, especially for pharma, it's very tightly regulated. Not only for the first time are we seeing agencies like the FDA, they've included components of, I wouldn't just say AI, but like ELSA, for example, is their new model of AI, which increases the review times of drugs. And it not only increases the review time, but at the same time, they are now able to have new drugs entering the category, which previously would not, they would be stuck in backlog because of the slow review times. I'm most excited about regulators becoming aware that we need to move things along faster. And more importantly, not just the FDA has ELSA as its AI model. The best thing that we are realizing in India, at least, is that we need to make a standard model of regulation globally. We need to align our Indian regulation with US standards, with EU standards, so that more drugs that we are making in India have a better chance of approval. क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर मार्केट जेनरिक्स का है और उनका ज़्यादा रेगुलेशन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है जितना कि न्यू ड्रग क्लासेस का होता है. बट even for approval of new drugs in India, if we standardize the regulation process across the globe, I'm most excited about that global alignment on regulation, as well as regulators adopting AI before even some pharma companies who have all of the funding in the world have been able to adopt AI. So that's interesting. आपको पता है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन के अंदर. 10,500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, करेक्ट? और आपने दूसरी तरफ एक बात बोली कि 20 साल एक आदमी लगाता है दवाई बनाने के अंदर. इतना टाइम क्यों लगता है जब इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर? तो 20 साल एक दवाई को बनाने में क्यों लगता है? एज ए साइंटिस्ट क्या आंसर है उसका? As a scientist, it's because most of the time is spent in the drug design of the drug. Drug development, of course, is also very, very difficult, but drug design is important because it has to go through the beginning stages where you're just testing the drug. You're testing in different models. Pehle to we test in the lab in a small petri dish. Then we test in animal models, in mice, and we increase the size of the animal models to see how the drug is working in each of these models. And this is all very expensive work. So it goes not only on trial and error, but because it's so expensive, it takes time. The funding, you write grants for these expensive experiments. Obviously, it's an experiment, so sometimes it doesn't work. It doesn't, and then you have to think about, did it not work because of the model that we chose? Did it not work because of the design of the drug? Is it because of safety or toxicity issues? All these questions requires a different experiment, which is not only time consuming, but it's also expensive. So both time and funding is what
takes so much time for a drug to get from the discovery stage to the development stage. तो समीक्षा जी, क्या आपको लगता है कि जैसे अभी एआई इतनी बढ़ रही है, एआई एजेंट आ जाएंगे थोड़े दिन में, Yes. तो जो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का 50-60% तो एजेंट काम कर देंगे, और जो 20 साल का प्रोसेस है वो शायद 5-6 महीने का बन जाएगा। क्या ऐसा होना पॉसिबल है आने वाले टाइम पे? 5-6 महीने तो I don't know, but there are early models. So AI can be used across the spectrum of the pharmaceutical R&D cycle. And there are different ways to use AI according to the cycle. So if you think about, जैसे हमने बात की about drug design and drug discovery, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे 10,000 candidates if you have, and you want to funnel those candidates into 10 candidates. AI can obviously help there in funneling, depending on certain criteria, which 10 you should focus on. Then the next thing is development, clinical development. AI is also brought into that stage by trial simulation. So instead of having an actual trial को simulate करो, so you can increase the number of times you've done the trial. And then regulation में तो हमने बात की already, where you can review articles quickly, approval gets quicker with AI agents like ELSA. So you see how in every stage, AI has always been around for 30-40 years. It's just abhi everybody is talking about AI more because they've made it easy for the user to adopt it. The user experience has become easy. So it's moved from technical and systems to user. And that's why the adoption is becoming faster and faster across every stage of the pharmaceutical R&D cycle. But to answer जो आपने कहा कि 5-6 महीने, I think there's one example that I have that AI models, AI agents have already shown to reduce organization crisis response times by 70%. So if you take that data and say, okay, 70% of your crisis response times are being saved by the implementation of AI, then that same model, if you take for the R&D cycle, that can also be reduced from maybe 15 to 20 years, so not 5 to 6 months, but 2 years, 3 years, depending on what drug it is. वाह, एक बात मैंने सुनी है कि जैसे साइंटिस्ट कोई अगर कोई मॉलिक्यूल ढूंढ लेता है या फिर कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लेता है तो उसको दबा दिया जाता है कि आपको ये बाहर नहीं निकालना है। Yeah. तो क्या आपको लगता है कि एक इंडिया के अंदर एक ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे सारे साइंटिस्ट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए या फिर कुछ नया आविष्कार करने के लिए मतलब उसको फुल फ्रीडम दी जाए? क्या अगर साइंटिस्टों को अगर ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी दी तो क्या दुनिया बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली? To be honest, ये काम many years ago, 50, 60, 70 years ago, historic businesses like the Tatas, Infosys ने idea already push forward किया था कि how can we get scientists to express their ideas in a free-flowing way, but also in a way that integrates science, business, arts, humanities, so that the ideas can flow and उनको basically दबाया नहीं जाता है. So these ideas were already there. I think it requires a renewal at this time, and that's exactly what's next for pharma is trying to do at the beginning. So what we're saying is, if we bring, like we talked about earlier, scientists, clinicians, regulators, and give them a space, it's almost like Twitter for pharma, because Twitter is one area where people are allowed to be socially free and express their opinions on a free platform. Correct. So this is that platform for scientists who over the years have maybe had a lot of ideas or solutions, but just not been able to put them forward. And the idea is that from this digital and online platform, we would like to scale it to an institute where people can actually get together, because in science you can't just work online ही work नहीं होता है. You have to work in person. You have to have
a lab, you have to have in-person conversations. So with time, we plan to do that. बट आपको लगने लगा कि बहुत साइंटिस्ट की तरह कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल है? It's to us, at least to me, it's simple because I'll explain why. One of the spaces, there's two different platforms. One is a newsletter where we are asking scientists to bring micro insights instead of, so jaise ki you don't want to bring an entire essay of all of your thoughts. So 3 bullet points, micro insights on a certain topic. We ask them to put them forward, and if 1 or 10 or 20 scientists do that with time, or with 1 year or 2 years passing, imagine having 10,000 scientists bring their micro insights to this platform. So I think that's what we're asking, and hoping that it works. अच्छा, पूरी फार्मा इंडस्ट्री में अगर व्हाट्स नेक्स्ट तो एक अलग बात है, बट पूरी फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको कोई चीज चेंज करनी हो आज की तारीख में और आपको ऐसा सुपर पावर मिल जाए, क्या चेंज करेंगे आप? About the pharma industry, I think I would make the industry more open source. So जैसे कि आप सिलिकॉन वैली में देखते हैं कि right from the beginning of the business, everything is open source. And pharma का अलग है, obviously it's a regulated industry. I would redesign that way of work by improving the partnerships between pharma and regulators, and then also improving the partnerships between early stage के जो innovators होते हैं and pharma. अभी क्या होता है कि अर्ली स्टेज इनोवेटर्स को लगता है कि हम अपना बायोटेक अर्ली स्टेज में काम करेंगे, फार्मा तो अपने ही तरीके से काम करेगा, रेगुलेटर्स अपने तरीके से. तो इज ब्रेकिंग डाउन दोज बैरियर्स बिटवीन दीज डिफरेंट एंटिटीज, एंड देन encouraging people to stop looking at pushing forward drugs as competition between industries. And this is not to say that it's any philosophical idea. The revenue still stays the same. The push that I would want to make is for people to see कि आपका revenue जो है वो वही रहेगा. बढ़ेगा नहीं, दया नहीं सही आपको. But बढ़ भी सकता है क्योंकि when you have lower drug prices, more patients are able to afford it. And अभी जो हमारा model है of low volume, high price, why have that? Why not envision a future, even though this may sound absolutely insane, like FMCGs, where you have high volume and low pricing, even for pharma? Why not imagine that for pharma? तो कोई फाउंडर कर क्यों नहीं रहा? मतलब मैंने तो आज तक किसी भी फाउंडर का इंटरव्यू नहीं किया है, पॉडकास्ट में मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक कि जो फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई नया इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हो, कोई नई ड्रग, कोई नई मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हो. मैं अभी तक नहीं देख पाया. आपने देखे अभी तक ऐसे कोई फाउंडर स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो ये बिल्कुल इनोवेटिव काम कर रहे हो? इंडिया में तो मैंने बहुत सारे FMCG के वर्ल्ड में देखा है, फाइनेंस, फिनटेक, रेगटेक. फार्मा का इतना ज्यादा नहीं देखा है. बायोटेक इम्पोर्टेंट यही है. of course important, patient saving lives से ज्यादा I can't think of anything. But I don't blame them because ये सबसे ज़्यादा regulated industry भी है. तो इसमें change लाना, you have to be okay with 100 people saying this is crazy, there's no way it'll work. And I have had, as an example, first-hand conversations with my own mentors who've been in the industry and said, very well-meaning, that this is too, not even optimistic, it's don't perpetuate philosophy. But if people see the intersection between philosophy and business, they would realize that it may not happen in 1 year, but it takes seeing pharma as an FMCG kind of business in 10 years with relaxed regulations, with high volume, with low pricing, and most important, with collaboration. I think लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं डाला क्योंकि फार्मा में इतना सारा कंपटीशन होता है between industries, between pharma and biotech. तो it gets difficult to make any kind of dent. वहाँ स्टार्ट करना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट के रेगुलेशन कम हो.
उस कहाँ से जैसे बॉस्टन में हेल्थ केयर कैसा है, इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है, आपने तो दोनों चीज़ देखी है, क्या क्या डिफरेंस नजर आता, मेजर डिफरेंस क्या नजर आता आपको? बॉस्टन और इंडिया में एक first one very glaring difference. Boston is focused on innovation, design, discovery, and इंडिया का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, इसलिए हमारा मार्केट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर जेनेरिक्स में ज़्यादा है. US is dependent on India for 30 to 40% of its exports. But what we don't realize is India is dependent on China for 60 to 70% of API production, active pharmaceutical ingredient. And the world is dependent on the US for innovation and R&D. क्योंकि US, Boston और different cities in the US का innovation और drug design पे इतना focus है. 40% of the market share of CDMOs, manufacturing organizations, is for the US market, which means कि उनका innovation और design का market इतना heavy है कि उनको ज़रूरत पड़ती है 40% of the CDMO market की. Whereas in India, because we don't have so much of a need for that CDMO market, because we're not focused on innovation, it makes sense कि we level out the playing field. वो dependencies reduce करने के लिए. Why are we looking at 60% of API production to happen in China? And why is the world only looking at the US for innovation? US को इस वक्त सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है. उनको उस पे फोकस करने दो. Why don't we use this time? हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी फोकस और स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, तो why not use the time for innovation? To me, it's very simple. And करें तो बताओ, तीनों आपस में सिंकअप है, चाइना, अमेरिका और exactly, इंडिया, exactly. तो तीनों की बॉन्डिंग से ही सब कुछ चल रहा है. और यूरोप भी है उसके बीच. ठीक है, यूरोप भी है. Let's not forget about Europe. चलो बहुत बढ़िया. अगर आपको अपनी जर्नी को अभी जहाँ तक कि आपने जी, अभी तो बहुत लंबी जर्नी जीनी है और बहुत सारा काम करना है, तो अभी तक आपको अगर अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो लाइन क्या होगी और क्यों? I would say trailblazing. नया रास्ता खोदना. And खोदना, बनाना और उस पे चलना. तो I think trailblazing would be the one word for the journey. आपने जो सोच अपनाई है ना, मतलब समीक्षा जी, मतलब वो रियली में एक इंस्पायरिंग थॉट है, इंस्पायरिंग चीज़ है. मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ पैसों के पीछे भागना ही नहीं होता. मतलब उससे एक बियॉन्ड अगर आप सोच के चलोगे, थोड़ा से बियॉन्ड, तो शायद आप लाखों लोगों से एक थॉट प्रोसेस ऊपर हो. जब तक वो लोग वहाँ पहुँचोगे, आप वहाँ पहले ही उनका स्वागत कर रहे होगे, देखो आई एम हियर. I would be most happy to lead everybody to that thought and then welcome them when they get there. एक लास्ट सवाल है इस चीज़ का कि एलन मस्क भी बोल रहे हैं कि एआई से सबको डरना चाहिए, और मैंने भी एक सवाल पूछा था चैट जीपीटी से, क्या वास्तव में हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एआई खतरा है? तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया हाँ. तो जब ये फार्मा के अंदर अगर आ रही है, तो वास्तव में जैसे आजकल डॉक्टर्स नहीं बनना चाह रहे हैं लोग, डॉक्टर्स की इतनी कमी हो गई है. आप देखो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही डॉक्टर रह गए हैं, बाकी आप थोड़ा सा नीचे जाओगे वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है आज. बहुत अलग डिसीजेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डॉक्टर्स नहीं बनना चाह रहे. तो आने वाले टाइम पे क्या और कमी होती जाएगी? क्या आपने ऐसा नोटिस किया है, आपने कुछ ऐसा देखा है? आने वाले टाइम पे the people who will win are the people who understand, don't fear AI, but understand that as humans we are the ones who are leading the creation of AI. जैसे मैंने कहा कि prompt engineering जो है in AI, any AI system, it's like an art form where humans think of the prompt, improve the prompt, and work with AI to create a better world, not to replace any one of the two. जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये बैलेंस है और रिप्लेसमेंट नहीं है, I think those people would be the ones who progress AI forward without getting afraid, but also realizing कि एक चीज़ की ज़रूरत है, which is always ethics in AI. तो हम जिस समय भी you feel कि this is not right, this is not ethical,
as humans, we have this complexity. As neuroscientists, we've learned the first thing is complexity. If you understand that complexity and realize where to draw the line, there's nothing to be afraid of with AI. और प्लीज एक मैसेज आपकी तरफ से सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर को कि प्लीज स्टेप आउट, And that's बाहर आए, काम करे और अभिषेक के पॉडकास्ट में आए. of course. Of course. No, for एक sure. मैसेज फॉर ऑल वुमेन्स. One message for all women founders, it would be to always question the status quo. Never accept what is told to you without questioning it. Always stay current with the news, because doctors zyada ho ya kam ho, lekin the people who will progress, the women who will progress will also be women who stay current with the news and know how to apply that current news to whatever field of work they are in. So question the status quo. Don't just accept. Stay current with the news, and don't be afraid to be a first or a trailblazer in your field of work. That's what I would say. तो इस बात में एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वुमेन को सपोर्ट करेगी तो इससे ट्रेंड नहीं बनेगा, ये एक रेवोल्यूशन बन सकता है. Absolutely, and why not? तो बस समीक्षा जी और कमेंट इस पॉडकास्ट एंड एक नई सोच देने के लिए आज हम, पता है पॉडकास्ट करते करते कुछ ऐसा मुझे भी ऐसा थॉट आ जाता है कि जैसे आज मैं सोच रहा था कि ठीक है कर ही तो रहे पॉडकास्ट, पर अभी आपने भी सोचने मजबूर कर दिया कि व्हाट नेक्स्ट, कि इसको और एलिवेट कैसे किया जाए. तो आज शाम को टीम का खून पिया जाएगा. थैंक यू सो मच. Sorry.